लोगों को बताऊंगा कि आज जो हमने एग्जामिन करना है उसके मेन पॉइंट से कहूंगा, ठीक है। बस इधर फोकस करें और कोशिश करें कि एक एक पॉइंट आप लोग अगर लिखने वाला है तो वो लिखे, और जो याद रखने वाला है वो आप लोग याद रखें कि कल को जब आप एग्जामिन करते हैं तो आप लोगों ने उन्हीं पॉइंट्स को ही फॉलो करना है, ठीक है जी। सो टुडे वी विल डू कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, सीवीएस एग्जामिनेशन करेंगे, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इन एनआरई स्टेप 2। वहाँ पे इंडिविजुअल बिठाया होगा और आपको सर ये कमांड देगा कि आप इस बंदे की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन करें। इसको हार्ट एग्जामिनेशन भी कहते हैं, इसको सिंपली प्री कार्डियम एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है जी। सो प्री कार्डियम, कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन, हार्ट एग्जामिनेशन, इन सब का मतलब सेम है। जब आप मरीज के पास जाते हैं तो आप इतना प्रोफेशनल तरीके से जाएंगे कि मरीज को पता लगे कि यार आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और आपकी जो रिफ्लेक्सेस है वो अच्छी तरीके से बनी है। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। वहाँ पे सैनिटाइजर पड़ा होगा, आप जाके बिना पूछे जस्ट अपना हाथ सैनिटाइज करें, और इसके बाद जनाब आप लोगों ने राइट साइड अप्रोच करनी है, ठीक है जी। जब आप पेशेंट की राइट साइड पेंगे तो सबसे पहले आप अपना ग्रीटिंग करेंगे, सलाम करेंगे, फिर वो आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है जी। फिर अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं डॉक्टर अली हूँ, उस टीम का हिस्सा हो जो आपकी छाती का मुआयना कर रही है, ठीक है जी। तो आपका नाम, हम पेशेंट का नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं और इसकी रेजिडेंस पूछते हैं। एग्जामिनेशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द पेशेंट, एज ऑफ द पेशेंट एंड ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पेशेंट, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम पेशेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपकी छाती का मुआयना करने के लिए कहा है। इस मुआयने के दौरान मैं देख के, हाथ लगा के और कुछ आलात का इस्तेमाल करके मुआयना करूंगा। उम्मीद है कि आप दौरान मुआयना भरपूर तावन करेंगे, ठीक है। वो आपको अलाउ करेगा कि यू कैन प्रोसीड। फिर इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं। एक, हम पोजीशन ऑफ द बेड सही तरीके से बनाएंगे, और दूसरी चीज़ है एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट, ठीक है जी। अगर आप इसमें कोई गलती करेंगे दैट विल बी अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट। इसका मतलब ये है पोजीशन ऑफ द बेड एंड एक्सपोजर ऑफ द पेशेंट। आप मरीज को कहेंगे कि आप मतलब लेट जाए, ठीक है। और जब वो लेटता है 45 एंगल पे, किसमें 45, फिर मरीज को बताएंगे कि इस मुआयने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपका शर्ट उतार दूं या आप अपना शर्ट उतार दें या कमीज उतार दें, ताकि आपका मुआयना बेहतर तरीके से हो जाए। मरीज कहेगा जी डॉक्टर साहब मैं तैयार हूँ। अब मरीज ने कमीज या शर्ट जो भी उसने पहना है उसने उतार दी है, तो अब मरीज जो है वो आपको फुली एक्सपोज हो गया रिगार्डिंग कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। मरीज को आप कहे कि आप रिलैक्स बैठे और सबसे पहले जाके आप इंस्पेक्शन स्टार्ट करें फ्रॉम द टॉप एंड ऑफ द बेड। कहाँ से? टो एंड ऑफ द बेड, ठीक है जी। आप मरीज की इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं, टो एंड से स्टार्ट करते हैं, आप इंस्पेक्शन में देखते रहते हैं। फिर कुछ टेस्ट अभी मैं कराऊंगा, वो टेस्ट जब मैं कराऊंगा ना तो आफ्टर दी परफॉर्मेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर एग्जाम मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से टेस्ट करवाए और इसका मतलब क्या है। वो एंड में आप लोगों ने जाकर उसको क्या करना है, नोट करना है। वो नोट करना है और वाइवा के लिए आप लोगों ने याद रखना है। इंस्पेक्शन में हम 4-5 चीज़ें ज़रूर देखते हैं। वो 5 चीज़ें या 6 चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो नोट करने हैं। आखिर में कापी में बताऊंगा, अभी जब मैं एक दफ़ा परफॉर्म करूंगा वो चीज़ें आप भी नोट करें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मैं उसको जब कहूँगा कि अपने हाथ ऐसे करें तो उसमें हम क्या देखेंगे, जब उसको कहेंगे कि हाथ ऐसे करें तो उसमें हम क्या देखेंगे, जब इसको बताऊंगा कि आप अपनी उंगली को ऐसे करें तो उसमें हम क्या देखेंगे। तो डिफरेंट चीज़ें आप लोगों को अभी परफॉर्म करूंगा, उस तरीके से फिर हम इसके अंदर वाइवा के जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं मरीज को कहूँगा कि मैं आपकी छाती को हाथ लगा के मुआयना करूँगा। तो आफ्टर माई इंस्पेक्शन आई विल स्टार्ट पाल्पेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? पाल्पेशन स्टार्ट करेंगे। जब आप पाल्पेशन करेंगे फिर इसके बाद जो मेन पार्ट है वो अस्कुल्टेशन है। क्या है? अस्कुल्टेशन है। तो कल हमने पढ़ा था कि हम 4 एरियाज को सुनेंगे, लाइक माइट्रल एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, एयोटिक एरिया एंड पल्मोनरी एरिया, ठीक है जी। जो अस्कुल्टेशन साइट्स है वो भी पता होना चाहिए कि जिस तरह माइट्रल है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में है, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड। इसी तरह एयोटिक है वो 2nd इंटरकोस्टल ऑन द राइट साइड पे है, ठीक है जी। तो वो जेड पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए। अस्कुल्टेशन में 2 बातों का ख्याल जो स्टूडेंट रखता है उसको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। वो 2 बातें क्या है? हम इन पॉइंट्स को सबसे पहले स्टेथोस्कोप की डायफ्राम से सुनेंगे। मिसाल के तौर पे ये डायफ्राम है, ठीक है जी, इससे सुनेंगे। और फिर सेम 4 पॉइंट्स को हम बेल से भी सुनेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो सिर्फ डायफ्राम से सुनने के बाद वी नेवर से दैट आई डन माई एग्जामिनेशन, नो, यू हैव टू रिपीट अगेन विद योर बेल। क्योंकि जो मरमर्स होते हैं, कार्डियक मरमर्स, वो हमें ज्यादातर बेल के ऊपर सुनने को मिलते हैं, ठीक है जी। जो S1 S2 हार्ट साउंड है जिसको हम लूप डूप कहते हैं। S1 आई टोल्ड यू के क्लोजर ऑफ AV वाल्व से होता है और S2 क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व से होता है। तो वो ज्यादातर जो फिजियोलॉजिकल साउंड होते हैं दे वीकन हार्ट ऑन दी डायफ्राम। कहाँ से? डायफ्राम। लेकिन अगर मरमर वगैरह है, लाइक मिड डायस्टोलिक मरमर है, होलोसिस्टोलिक मरमर है, तो हम इस बेल से फिर सुनते हैं। कहाँ से? बेल से सुनते हैं। इस बेल से मरमर को सुनने के लिए 2 प्रोसीजर कराते हैं। एक का नाम होता है माइट्रल एसेंचुएशन मैनूवर और एक एयोटिक एसेंचुएशन मैनूवर होता है। वो भी मैं परफॉर्म करके बताऊंगा
तो मरीज को वो कमांड आप लोगों ने देनी है, ठीक है जी। और आप लोगों ने वही बात अगर फॉलो किया है तो आप लोग इंशाल्लाह पास हो जाते हैं। जब हम स्टेथोस्कोप रखते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैंने स्टेथोस्कोप रखी है इसकी चेस्ट के ऊपर, एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो पाल्पेट कैरोटिड पल्स। कौन सा? कैरोटिड पल्स। आप कैरोटिड पल्स के ऊपर भी हाथ रखते हैं और इसके साथ जब हम साउंड सुनते हैं तो ये कैरोटिड आर्टरी के साथ सिंक्रोनाइज होता है, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जब ब्लड इजेक्ट होती है और आर्टरी के अंदर ब्लड आता है, द आर्टरी बिकम डायलेट, और जब ब्लड आगे निकल जाता है तो आर्टरी स्क्वीज हो जाती है। तो हमें आर्टरी की डायलेशन और स्क्वीजिंग की वजह से यहाँ के अंदर पल्स महसूस होता है। क्या महसूस होता है? पल्स महसूस होता है, ठीक है जी। अभी कुछ चीजें हम करके दिखाएंगे। कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन एज अ कम्प्लेक्स एग्जामिनेशन, ये आप लोग इसमें जितनी चीजें करेंगे मेजॉरिटी आप लोग इसको ठीक से ठीक करना है। तो शायद मैं 4 चीजें करूँ, आप लोग 6 चीजें देख ले, और शायद आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट बैठा है जो 20 चीजें जानता है, लेकिन बात वही है 5-6 चीजें करनी है, अच्छी करनी है। जब आप लोग अपनी स्टेशन पे जाते हैं तो जो चीज आप परफॉर्म करेंगे उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि आप ये क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर उसके अंदर वो आपसे कुछ चीजें पूछता है तो प्रोफेसर साहब को आप लोगों ने आंसर करना है कि मैं ये स्टेप्स क्यों कर रहा हूँ और इसके पीछे रीजन क्या है। समझ गए क्या नहीं? तो आज हम अपना कार्डियोवास्कुलर एग्जाम शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम सीवीएस या प्रीकार्डियम एग्जाम को डिस्कस करेंगे। ये बातें समझ गए क्या नहीं? ये हमने कल भी डिस्कस की है और आज भी आप लोगों को बताया है कि हम प्रीकार्डियम एग्जाम कैसे करेंगे, ठीक है जी। मैं पहले परफॉर्म करूंगा, आप लोगों ने टाइम नोट करना है, ठीक है जी। और फिर आखिर में वाइवा क्वेश्चंस बताऊंगा। वो वाइवा के जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने नोट करने होंगे, ठीक है जी। ओके, अब जो मरीज है ना वो 2 तरह के होते हैं। या तो इस तरह उसको बैठाया होगा, तो आपने जब मुआयना शुरू करना है तो उसको लेटाने के लिए कहेंगे, मेरी बात समझ गए? या मरीज है जो कंप्लीटली सुपाइन में होगा, आप उसको थोड़ा सा अपराइट के लिए कहेंगे। और अगर उसने अपराइट पहले से बनाया है तो फिर मरीज का पोजीशन पहले से बना है, समझ गए कि नहीं? तो अगर मरीज सेटिंग में है तो हम उसका पोजीशन 45 करेंगे, अगर कंप्लीट सुपाइन में है तो फिर भी 45 करेंगे, और अगर वो पहले से 45 में है तो फिर पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप अपना सोचेंगे कि मरीज आपको किस तरह उसने प्रेजेंट किया है, ठीक है जी। दूसरी बात, हम मरीज की राइट साइड पे आएंगे और पहले मरीज के साथ मुकालमा करेंगे। अब यहाँ पे जो कि स्पेस कम है, लेकिन आप लोगों ने तो मरीज के फ्रंट पे आना है। पहले जब फ्रंट पे आएंगे मरीज से मुकालमा करेंगे, आप इंट्रोडक्शन देंगे ना, उसके बाद फिर आप मरीज की किस साइड पे जाएंगे? राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है जी। चलिए जी, मैं अब स्टार्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे इससे 2-3 चीजें अब मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, मैं स्टार्ट करूंगा और आप लोगों ने यहाँ से टाइम नोट करना है कि हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज करेंगे, और आप लोगों से मैं फिर वाइवा लूंगा कि आप लोगों ने दौरान मुआयना कौन कौन सी चीज नोट की है। क्लियर है? ओके, मुझे कमांड मिला है कि मैं इस पेशेंट की प्रीकार्डियम एग्जाम करूं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं एज स्टूडेंट आता हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है। मैं उस टीम का हिस्सा हूं जो आपका मुआयना कर रही है। आपका नाम? काशिफ साहब, आपकी उम्र कितनी है? 24। और आप कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद। काशिफ साहब, बड़े प्रोफेसर साहब ने मुझे आपकी आज छाती का मुआयना करने के लिए कहा है। इसमें खास तौर पर मैं दिल का मुआयना करूंगा, और दौरान मुआयना में कोशिश करूंगा कि आपको किसी किस्म की तकलीफ महसूस ना हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भरपूर ताउन करेंगे, ठीक है? तो मैं अपना मुआयना आगे जारी करूं, ठीक है? बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब, इस मुआयने को थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें हम आपके छाती को देखकर मुआयना करेंगे, फिर मैं हाथ लगा के आपके छाती का मुआयना करूंगा और कुछ आलात का इस्तेमाल करके भी मुआयना करूंगा, ठीक है? आप कंफर्टेबल हैं? आपको कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? ठीक है। काशिफ साहब, इस मुआयने के लिए ज़रूरी है कि मैं आपको लेटाऊंगा, और मैं पहले बेड का पोजीशन बनाता हूं और आपने उस तरीके से फिर रिलैक्स होकर लेटना है, ठीक है? 1 मिनट। तो मैं बेड का पोजीशन बना के आपको यहाँ पे लेटाना होगा, ठीक है जी? आप इधर लेट जाइए, ठीक है? रिलैक्स होके लेट जाइए, ठीक है? अब काशिफ साहब, इस मुआयने के लिए ज़रूरी है कि आपको आपका जो शर्ट है ये उतारना होगा, ठीक है? लेकिन दौरान मुआयना जो भी मतलब मेरे और आपके दरमियान मुआयना होगा वो सीधे राज में रखी जाएगी। तो आप इसके लिए तैयार हैं? ठीक है, ओके। सो आई एक्सपोज माई पेशेंट प्रॉपरली। सो मैं अपना मुआयना शुरू करने लगा हूँ। आप दोनों हाथ सीधे रखे और रिलैक्स होके सीधा देखे, ठीक है? ठीक है। अब काशिफ साहब, आप दोनों हाथ ऐसे करें, उल्टा करें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाऊंगा, आपने उस तरीके से करना है, ठीक है? ऐसे करें, ठीक है, बहुत शुक्रिया।
अब आप रिलैक्स हो जाएं, अपना सर नीचे रखें। काशिफ आप उस तरफ देखें, ठीक है, इस तरफ देखें, ठीक है। अब आप अपने दोनों हाथ ऐसे करें और उठाएं। ठीक है, रिलैक्स हो जाए। अब मैं एक छोटा सा टेस्ट करने लगा हूं, अगर आपको दौरान टेस्ट कोई दर्द हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। उस तरफ देखें, सांस लें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब काशिफ साहब, मुआयने को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक दो सवालात करूंगा। आपको ब्लड प्रेशर के मसले तो नहीं है, जैसा कि ब्लड प्रेशर का हाई होना या इस तरह कोई ब्लड प्रेशर लो होना, इसके मसले तो नहीं है? और आप ब्लड प्रेशर चेक कराते रहते हैं या कभी चेक नहीं किया है? ठीक है, अब मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करने लगा हूं, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं आपके छाती को हाथ लगा के मुआयना करूंगा, ठीक है। इस दौरान अगर आपको कोई डिस्कम्फर्टनेस हो या कोई किस्म का दर्द या आपको महसूस हो तो बता दीजिएगा। रिलैक्स हो के आपने लेटना है, ठीक है जी। सांस ले लें, ठीक, ठीक है। अब काशिफ साहब, मैं आपके जो दिल है उसकी जो आवाज़ है वो सुनने के लिए आला इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा उस तरफ मुड़ ले, बस बस बस। लंबा सांस ले, छोड़ दे, रोक ले, ठीक है, रिलैक्स हो जाए। लंबा सांस ले, छोड़ दे, रोक ले, रिलैक्स हो जाए। अब काशिफ साहब आप उठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ, थोड़ा सा आगे की तरफ रुके, बस। लंबा सांस ले, रोक ले, लंबा सांस ले, रोक ले, छोड़ दे। सांस पे होल्ड करें, रिलैक्स हो जाए। काशिफ साहब, मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ, आप अपना शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है। तो टुडे आई एग्जामिन माई पेशेंट नेम काशिफ, एज 25, रेजिडेंस ऑफ इस्लामाबाद, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ प्रिकार्डियम। On my inspection, the patient is relaxed. There is no such finding on my examination. There was no skin changes, no chest deformity, and Shimrat window are normal. So there is no cyanosis. On my palpation, there is no parasternal heave or thrills, and my auscultation shows normal S1 and S2. So this is for me a normal cardiovascular examination. ठीक है, thank you so much. That's it. ठीक है जी। तो पॉइंट समझ गए कि नहीं? इसमें अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अब सुनने वाली बातें हैं, फिर इसके बाद मैं आज कुछ करूँगा, आप लोग को भी चांस दूर रेंडमली, ठीक है। हम जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपने अच्छा सा एक्सपोजर का बता दिया,
फिर पेशेंट का पोजीशन बता दिया 45 एंगल विद रिमूविंग ऑफ द शर्ट, ठीक है। दिस इज द की टू स्टार्ट विद कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। फिर हम कहाँ से पे गए, बेड एंड पे, ठीक है, टो एंड पे गए और अब पेशेंट की जनरल एक लुक देख ले। अब जनरल लुक में आपने 4-5 चीजें देखनी है कि पेशेंट रिलैक्स है कि नहीं है, इरिटेबल तो नहीं है। दूसरी बात ये देखना है पेशेंट की ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है, समझ रहे कि नहीं, और हमें चेस्ट एक्सपांशन से पता चलता है। पेशेंट को सांस लेते वक्त कोई दुश्वारी तो नहीं है, सांस लेते वक्त कभी कभार आप कड़े कड़े उसकी सीटी की आवाजें भी सुन रहे होते हैं। पेशेंट को कोई डिस्पनिया है कि नहीं है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है कि नहीं है, ये हम सारा किस पे देखते हैं, इंस्पेक्शन पे देखते हैं। फिर मैंने उसको ये बता दिया कि अपने हाथ ऐसे करे, मेरी बात समझ रहे कि नहीं। हम नेल चेंजेस देखते हैं, क्या देखते हैं, नेल चेंजेस। अगर नेल्स के अंदर हमें ब्लीडिंग या ब्लड के कतरे मिल गए, स्पॉट्स मिल गए, स्प्लिंटर हीमोरेज, क्या होता है, स्प्लिंटर हीमोरेज, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, इन्फेक्टिव, ये पता है कि नहीं। तो स्प्लिंटर हीमोरेज लुक फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फिर हम नेल में ये भी देखते हैं कोई कोइलोनीकिया तो नहीं है, आयरन डिफिशिएंसी, अनीमिया तो नहीं है, ठीक है जी, ये हम नेल चेंजेस के अंदर देखते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि इसको कोई पेरिफेरल साइनोसिस तो नहीं है। अगर इसके ये हाथ या उंगलियों वाली जगह ये बिल्कुल ब्लू है, इसका मतलब यह है कि उसको पेरिफेरल साइनोसिस है। क्या है, पेरिफेरल साइनोसिस है। तो हमने हाथ में एक तो हमने साइनोसिस चेक किया है और दूसरा हम नेल चेंजेस देखते हैं। क्या देखते हैं, नेल चेंजेस। फिर मैंने उसको ये कहा कि अपने हाथ ऐसे करें, ऐसे करने से अगर इसके हाथ में यहाँ पे ब्लैकिश स्पॉट्स होते, शायद इसको हम जेनवे लीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनवे लीजन। ये भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर होता है। और अगर इसके हाथ ऐसे करने पे इसके फिंगर्स के ऊपर छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर नोड्यूल्स थे तो उसको ओस्लर नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्लर नोड। तो जब हम उसको कहते हैं कि हाथ ऐसे करें, यू हैव टू लुक फॉर जेनवे लीजन इन द पाम या ओस्लर नोड ऑन दी फिंगर टिप। समझ गए कि नहीं, ये दो चीजें आप लोगों ने यहां से याद रखनी है। तो ऐसे करने से हम नेल चेंजेस देखते हैं और ये देखते हैं कि कोई साइनोसिस है कि नहीं है। और फिर ऐसा करने से स्टिल वी कैन सी साइनोसिस बट जेनवे लीजन एंड ओस्लर नोड्स देखते हैं, ठीक है जी। फिर हमने इसको ये कहा अगर आप लोग भी देखें अपनी इंडेक्स फिंगर को साथ मिलाएंगे तो आप लोगों को इंडेक्स फिंगर के बीच में से एक विंडो नजर आएगी, एक मतलब स्पेस नजर आएगी। आप लोग सारे ऐसे करें तो आप लोग उस फिंगर के बीच में से, मतलब ये है सीधा दूसरे बंदे को देख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये स्पेस है, इसको कहते हैं शिमराट विंडो। क्या कहते हैं, शिमराट, SCHIM। अगर किसी ने नाम लिखा है SCHIMROTT, दैट इज कॉल्ड शिमराट विंडो। अब जो शिमराट विंडो है ये याद रखें, गौर से सुने। अगर नेल कोई बंदा ऐसे करता है और ये जो नेल है अगर ये बाहर की तरफ ड्रम स्टिक हो चुका हो, बाहर की तरफ निकला हो, तो फिर शिमराट विंडो हमें नजर नहीं आएगी। दैट इज अ साइन ऑफ क्लबिंग। ये किसके अंदर होता है, क्लबिंग के अंदर, CLUBBING। क्लबिंग का नाम सुना है कि नहीं। क्लबिंग के अंदर नेल की अपीयरेंस ड्रम स्टिक बन जाती है एंड शिमराट विंडो विल नॉट बी सीन, ठीक है जी। और इट इज आल्सो अ साइन ऑफ हाइपोक्सिया। ये हमें क्या बता रही है, हाइपोक्सिया। और जब हाइपोक्सिया होती है तो फिर साइनोसिस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दो चीजें याद रखें, हार्ट और लंग्स, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम और कार्डियोपल्मोनरी, दोनों के अंदर हाइपोक्सिया की वजह से शिमराट विंडो विल बी नॉट सीन एंड दैट इज अ साइन ऑफ क्लबिंग। ये किसके अंदर होता है, क्लबिंग के अंदर होता है। फिर मैंने इंस्पेक्शन के दौरान इसके जनाब नर्वस चेक किए हैं। जब लोगों ने इंस्पेक्शन के दौरान पल्स चेक करना है, क्या करना है, पल्स। और पल्स मैंने वैसे पकड़ा था, आप लोग इसको फॉर एग्जांपल 3 फिंगर से चेक करेंगे। कितने फिंगर से, 3 फिंगर से। अब गौर से सुने, ये वाला जो फिंगर है ना, ये वाला, ये हमें क्या बताएगी, मिसाल के तौर पे ये हार्ट की तरफ से जो ब्लड है उसको जनाब रेगुलेट करने में हेल्प करती है। मिडिल फिंगर पल्स को मैयर करती है कि मतलब कितनी दफा आ रही है। और जो ये वाला फिंगर है ना, जो इस हाथ की तरफ होता है, ये बैकवर्ड फ्लो को आने नहीं देती ताकि पल्स की जो मूवमेंट है उस पर असर ना पड़े। तो विच फिंगर मैयर द पल्स, दैट इज मिडिल फिंगर। ये कौन सा होता है, मिडिल फिंगर। कितने फिंगर रखेंगे, 3 फिंगर रखेंगे। और हम रेडियल पल्स चेक करेंगे। कौन सा पल्स, रेडियल पल्स। पल्स अगर हाई वॉल्यूम है तो हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन है, अगर लो वॉल्यूम है तो हाइपोडायनामिक सर्कुलेशन है। अगर आप पल्स फील करते हैं एंड यू फील वेरी लो वॉल्यूम पल्स, आपको फील ऐसा होता है कि यार इस वेसल के अंदर ब्लड की मिकदार बहुत ज्यादा कम है, तो इट मे बी अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन और इट मे बी अ साइन ऑफ शॉक। ये किसके अंदर होता है, शॉक के अंदर होता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। पल्स अगर आप देखते हैं मिसाल के तौर पे 10 सेकंड में 25 दफा है, कितना, 25 दफा, तो फिर 60 के अंदर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 150। द पेशेंट विल हैव टैकीकार्डिया। क्या होगी, टैकीकार्ड, जिसका हार्ट रेट भी इनडायरेक्टली ज्यादा होगा। इसी तरह हम 10 सेकंड के लिए देखते हैं और हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम पल्स देखते हैं। हमने, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने एक दफा पल्स किया और फिर दूसरा भी पल्स चेक किया, तो आपने रेडियो रेडियल डिले चेक करना है। क्या करना है, रेडियो रेडियल डिले, कि आया दोनों साइड की जो पल्स है वो एक जैसी आ रही है कि नहीं आ रही। किसी साइड पे एक पल्स तो डिले नहीं कर रहा, इसको क्या कहते हैं, रेडियो रेडियल डिले उसको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो हमने एक दफा पल्स और दूसरी। फिर मैंने इससे सवाल किया कि आपको ब्लड प्रेशर के कुछ मसले तो नहीं है। आज तक ओस्की के एग्जाम में, जब से हम एग्जाम दे के आए
और जब से हमारे स्टूडेंट देख के आए किसी को बीपी अपैरेटस अभी तक नहीं दिया गया कि आप इसका बीपी मेजर करें। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन कि आप बताएंगे कि आपको ब्लड प्रेशर के कोई मसाइल तो नहीं, आप अपना बीपी चेक करते हैं कि नहीं, और अगर वो कहते हैं कि नहीं और मुझे मसले भी नहीं है तो आपने सर से पूछना है कि सर आई नीड बीपी अपैरेटस, लेकिन वो कहेगा बस चलो हो गया। बीपी अपैरेटस वहां पे नहीं होता, अगर होता भी है तो मतलब वो चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आसान है। आप ब्लड प्रेशर कप को रैप करें, स्टेथोस्कोप लगाए और जनाब जस्ट मरकरी को आपने, अगर मैनुअल ब्लड प्रेशर है तो मरकरी को 200 तक लेके जाए और फिर आराम से हम जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्वीज करेंगे। जब आप उसको आराम से उसे एयर निकालेंगे, जो फर्स्ट साउंड आपको सुनता है वो सिस्टोलिक है और सबसे लास्ट में जो होता है वो डायस्टोलिक है। लेकिन आप लोगों ने बताना है कि सर आई नीड बीपी मेजरिंग अपैरेटस, ठीक है जी। वो कहेगा चलो बस हो गया, इसको कहते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है जी। फिर इसके बाद मैंने पेशेंट को जब लेटाया था ना इंस्पेक्शन में, मैंने उसको ये कहा कि आप उस तरफ देखें टू चेक फॉर जेबीपी। किसके लिए? जेबीपी, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम के अंदर जेबीपी रेज होती है, स्पेशली राइट साइड हार्ट फेलियर में। किसमें? राइट साइड हार्ट फेलियर में जेबीपी रेज होने की जो वजूहात है, एक तो पल्मोनरी प्रॉब्लम है, एक कार्डियक प्रॉब्लम है। क्योंकि जब लंग्स डैमेज होते हैं तो पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन होती है, वो बैक प्रेशर हार्ट पे लगाती है। हम कहते हैं जब लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से राइट साइड फेल हो जाए उसको कार्पल्मोनियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्मोनियल। और राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से बैक प्रेशर जेबीपी मतलब जुगुलर वीनस प्रेशर पे लगेगी जो इंक्रीज होगी। तो जुगुलर वेन कंस्ट्रक्ट होगी कि डायलेट होगी? डायलेट। उसको जुगुलर वीनस डिस्टिंक्शन भी कहते हैं और जुगुलर वीनस प्रेशर रेज भी कहते हैं, ठीक है जी। कभी कभार हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी जेबीपी क्या होती है? रेज होती है। दैट इज द काज। आप लोगों से अगर वाइवा में पूछे सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, किसके अंदर? सुपीरियर वीना केवा, क्योंकि जो जुगुलर वेन है उसने ब्लड आगे किसको देना है? सुपीरियर वीना केवा। और जो सुपीरियर वीना केवा है उसने राइट एट्रियम को ब्लड देना है। तो अगर सुपीरियर वीना केवा ब्लॉक है, हार्ट का इशू नहीं है, तो वो फिर जुगुलर वेन से आगे ब्लड लेगा नहीं, तो बैक प्रेशर जाएगा जिससे जेबीपी क्या होती है? रेज होती है। नेक्स्ट इसका आंसर है दैट इज पेनकॉस्ट ट्यूमर ऑफ द लंग्स। पेनकॉस्ट, PANCOUST, पेनकॉस्ट ट्यूमर ये यूजुअली एपेक्स ऑफ द लंग्स में होता है, और जो ट्यूमर साइज में बड़ा होगा, एपेक्स ऑफ द लंग्स में होगा, तो वो नियर बाई सुपीरियर वीना केवा को कंप्रेस कर सकता है। और सुपीरियर वीना केवा कंप्रेशन की वजह से भी बैक प्रेशर किस पे लगेगी? जुगुलर वेन पे लगेगी, जिससे जेबीपी रेज होता है। फोर्थ नंबर लेके कार्डियक टेम्पोनाट। किसके अंदर? कार्डियक टेम्पोनाट। ये वर्ड सुना है कि नहीं? कार्डियक टेम्पोनाट के अंदर बैक ट्राइएड होता है। क्या होता है? बैक ट्राइएड। आप लोगों ने शायद NRE 1 में पढ़ा होगा कि अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोटेंशन, एबनॉर्मल हार्ट साउंड एंड रेज जेबीपी। कितने बातें बताई है? 3। एक दफा रिपीट करता हूं, जिसने लिखना है क्विकली लिखे, और ये आप लोगों को वाइवा में आएगा कि कैन यू टेल मी द 3 फाइंडिंग ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट। नंबर 1 हाइपोटेंशन, उसमें बीपी क्या होती है? कम होती है। एबनॉर्मल हार्ट साउंड, इसको कहते हैं मफल्ड हार्ट साउंड। क्या कहते हैं? मफल्ड हार्ट साउंड। और रेज जेबीपी, इन 3 चीजों को कलेक्टिवली हम कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कार्डियक टेम्पोनाट इज बिकॉज ऑफ रैपिड अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड पेरिकार्डियल कैविटी। तो जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें अगर रैपिड फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाए तो एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द आउटसाइड कंप्रेस द हार्ट। तो जब हार्ट कंप्रेस होगी तो वो फिर रिलैक्स नहीं करेगी। तो जब हार्ट का आप डायस्टोल खराब करेंगे, रिलैक्सेशन खराब करेंगे, तो उसकी फीलिंग भी नहीं होगी। जब हार्ट की फीलिंग नहीं होगी तो ब्लड इजेक्शन भी कम होगी, तो देयर विल बी हाइपोटेंशन। और अगर हार्ट रिलैक्स पड़ा है तो आगे ब्लड दे नहीं रहा, तो प्रेशर आगे जाएगी कि बैक जाएगी? बैक जाएगी, तो जेबीपी विल बी रेज, ठीक है जी। तो रेज जेबीपी, हाइपोटेंशन एंड मफल्ड हार्ट साउंड, इसको कहते हैं बैक ट्राइएड, BECK, बैक ट्राइएड, विच इज द फीचर ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट, ठीक है जी। तो हमने 4-5 चीजें, नंबर 1 पल्मोनरी प्रॉब्लम, राइट साइड हार्ट फेलियर, सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, पेनकॉस्ट ट्यूमर ऑफ द लंग्स और कार्डियक टेम्पोनाट, इनके अंदर जेबीपी क्या होती है? रेज होती है। तो मैंने पेशेंट को कहा कि आप उस साइड पे देखें, तो उसका अगर यहाँ पे प्रोमिनेंट वेन था डायलेटेड, तो उसका मतलब उसको कोई कार्डियक इशू है। नॉर्मल बंदे में हमें प्रोमिनेंट नजर नहीं आती। फिर मैंने उसको यहाँ पे एब्डोमेन पे हाथ रखा, दैट इज ऑन द लीवर एरिया। कहाँ पे? लीवर एरिया। इसको थोड़ा प्रेस करते हैं तो आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं कि डिक्रीज? इंक्रीज। आप यहाँ पे इंफीरियर वीना केवा या हेपेटिक वेन को जोर दे रहे, तो वो बैक प्रेशर किस पे लगाएगा? जेबीपी। अगर यहाँ पे प्रेस करने से यहाँ की जो प्रेशर है उसमें एक सर्टेन चेंजेस आती है, और आप देखते हैं कि अब वेन जो है वो पहले से ज्यादा क्या हो गया? डायलेट हो गया। इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। इसको क्या कहते हैं? हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स। इसका मतलब यह है कि आपने ये देखना है हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स में कि आया लीवर प्रेस करने से जेबीपी में प्रोमिनेंट चेंज आती है कि नहीं। और ये तब होता है जब जेबीपी ज्यादा रेज होते हैं, माइल्ड के अंदर नहीं, ये सुवियर कंडीशन के अंदर होता है। तो हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स हम इस तरह चेक करते हैं, ठीक है जी। अब देखें और से सुने, अगर ये प्रैक्टिकल हम करते हैं, ये इस तरह आप लोगों को डायरेक्ट समझ नहीं आएगी वाइवा के लिए। अगर लीवर प्रेस करने से पहले से जेबीपी के अंदर जो प्रेशर आई है, अगर उसमें मजीद इंक्रीज आए 3 से 4 सेंटीमीटर, कितना? 3 से 4, इसको पॉजिटिव हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स कहते हैं।
तो पॉजिटिव हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स का मतलब होता है if you pressing the lever and there is raise JVP more than 3 to 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम रूलर से मेजर करते हैं और JVP जो जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर है ये हम सेंटीमीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में। ठीक है जी, इसका मालूम करने का तरीका आप लोगों को स्टेशन के अंदर सिखाऊंगा आसानी के साथ, ताकि आप लोग को एटलीस्ट टिप्स पता हो कि हाउ टू मेजर JVP। ठीक है जी, इसके बाद हमने फिर ये डिस्कस करना है कि इसके साथ में क्लोजर आ गया उसकी चेस्ट की तरफ। तो हमने सबसे पहले चेस्ट डिफॉर्मिटी देखनी है, कोई रेप्स डिफॉर्मिटी देखनी है, पिजन चेस्ट वगैरह ये चीजें देखनी है। फिर हमने ये देखना है कि भाई इसको मैंने कहा कि हाथ ऐसे करे और इसको ऊपर करे, बताया कि नहीं। जब आप ऊपर करते हैं तो आपको चेस्ट का जो एरिया है ये मजीद एक्सपोज हो जाता है। आप इसके साइड पे देखें कोई टोरेकोस्टोमी ट्यूब का कोई ड्रेन तो नहीं पड़ा है, आप इसके देखें कोई प्रीवियस सर्जिकल स्कार तो नहीं है, और आपने ये भी देखना है कोई प्रीवियस हार्ट सर्जरी तो नहीं हुई है। तो मतलब इंस्पेक्शन में आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब चेस्ट है तो आपने स्टर्नम के दोनों साइड पे देखना है कि इसकी सिमेट्री कैसी है, इसकी ब्रीदिंग रेट कैसी है। मेरी बात समझ गए क्या नहीं? और अगर यहाँ पे चेस्ट के अंदर आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन आती है तो ये सेंट्रल साइनोसिस है। क्या है? सेंट्रल साइनोसिस। यहाँ पे कौन सा आता? पेरिफेरल साइनोसिस। और जब हम चेस्ट के सामने आते हैं, नजदीक आते हैं, तो वहाँ पे हमें सेंट्रल साइनोसिस भी मिल सकती है। ठीक है जी, ये सारा का सारा हमने किस पे मालूम किया है? इंस्पेक्शन पे। ये जस्ट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में 4 चीजें ऐसी है अगर आप करेंगे आप पास हो जाते हैं। नंबर 1, आपने पल्स लेना नहीं भूलना। नंबर 2, ब्लड प्रेशर के बारे में पूछना है, जरूर पूछना है। नंबर 3, JVP चेक करना है कि भाई उसके अंदर कोई प्रेशर की वजह से, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से JVP रेस तो नहीं है। तो JVP के लिए जस्ट पेशेंट को कहे कि उस तरफ देखे और यहाँ पे देखे कि कोई प्रोमिनेंट वेन है कि नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज जो आप लोगों ने आखिर में करनी है वो हमारे पास शिमराट विंडो है। क्या है? शिमराट विंडो। तो पल्स लेना, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए बताना, शिमराट विंडो चेक करना और साथ में JVP। ये 4 चीजें आप लोगों ने करनी है ड्यूरिंग दी प्री कार्डियम एग्जामिनेशन। किसके अंदर? प्री कार्डियम। ठीक है, अब ये सारा एक गेम है, एक कहानी है आपके और पेशेंट के दरमियान, बट जो देखने वाला है उसको इतना पता होना चाहिए कि ये ठीक जा रहा है। मेरी बात समझ गए कि नहीं? कोई मसला नहीं है, आप स्टेथोस्कोप आप रखेंगे, पेशेंट भी नॉर्मल है, सुनेंगे भी आप, मतलब प्रोफेसर थोड़ी सुनेगा। जो चीज आपने सुना ना सुना वो अपने आप तक रखें, लेकिन जो स्टेप्स है वो अच्छे करने हैं। मेरी बात क्लियर है? इसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया? पल्पेशन। पल्पेशन में जब हम गए तो हमने पेशेंट के जनाब चेस्ट पे हाथ रखा। ठीक है जी, मैंने पहले स्टर्नल एंगल को लोकेट किया। कौन सा? स्टर्नल एंगल। अब वो एंगल कैसे लोकेट करना है, यू पीपल विल लर्न अ लॉट ऑफ अबाउट इट इन द हॉस्पिटल, जस्ट यू कैन डू फॉर अ गेम। यहाँ पे थोड़ा सा हाथ रखे कि सर को पता चले कि ब्लड नहीं जा रहा। फिर आप लोगों ने इस तरह जनाब इस तरह आगे जाना है और यहाँ पे जो बिलो द निपल एरिया है यहाँ तक लेके आना है। फिर हाथ रखे, ये एपेक्स बीट होता है। क्या होता है? एपेक्स बीट होता है। एपेक्स बीट लीन एंड थिन पेशेंट में ये हम आसानी से मालूम करते हैं, ओबीस पेशेंट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एपेक्स बीट आपको फील नहीं होता, लेकिन ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस एनाटोमिकल पोजीशन है जहाँ पे एपेक्स बीट होता है, निपल के नीचे होता है। ठीक है जी, तो जब आप यहाँ पे हाथ रखते हैं, आप गौर से सुने, मैंने जब हाथ रखा तो इस हाथ को फिर मैंने ऐसा नहीं किया, उठाया नहीं है, मैंने इसी हाथ को मिसाल के तौर पे इधर हाथ रखा है ना इस तरह, तो इसी को ही मैंने ऐसे रोटेट किया है। देखा था कि नहीं? मतलब ये पाम आपका उठना नहीं चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे और फिर ये भी ठीक है, बट मैंने ऐसे करने के बाद ऐसे किया ना, और फिर ऐसे करने के बाद ऐसे किया, इसका मतलब यहाँ पे मेरे उठने क्या चाहिए? फिंगर चाहिए, पाम शुड बी ऑन द चेस्ट। फिर यहाँ पे जब पाम ट्राइकस्पिड को देख रहे और ये यहाँ पे एपेक्स को देख रहे, फिर यहाँ पे ये पल्मोनरी को देखेगा तो फिर ये इधर ही रहे, फिर पाम को उठा के एयोर्टिक पे रखना है। अब समझ गए क्या नहीं? ये कौन सा पैटर्न बन जाता है? Z पैटर्न बन जाता है। और ये आप लोगों ने जस्ट हाथ के जरिए जिस तरह हमने किया है, अब सर आपसे कहेगा यार पल्पेशन में हम क्या फील कर सकते हैं? नंबर 1, कार्डियक थ्रिल्स। इसके अंदर क्या होता है? कार्डियक थ्रिल्स, THRILL, थ्रिल्स इसको हम कहते हैं। थ्रिल्स का मतलब क्या है? गौर से सुने। कभी कभार क्या होता है, जब हार्ट के अंदर ब्लड की फ्लो एबनॉर्मल होती है तो उसकी वजह से जो एडेड साउंड आते हैं उनको मरमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मरमर। और मरमर हम सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन कभी कभार क्या होता है, इतना ज्यादा मरमर होता है कि आप इस हाथ के साथ, पाम के साथ उसकी वाइब्रेशन फील करते हैं। इसको कहते हैं पल्पेबल मरमर। क्या? पल्पेबल। एक तो हम सुनते हैं ना, दैट सुनते हैं, सुनने वाला तो जस्ट मरमर है, एबनॉर्मल साउंड दैट वी हियर ऑन स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड मरमर। बट वो मरमर जो आप हाथ से क्या करें, फील करें, तो वो क्या है? हेरेबल है कि पल्पेबल? तो पल्पेबल मरमर को हम कार्डियक थ्रिल कहते हैं, याद रखें। ठीक है, ये जो थ्रिल होता है ये नथिंग बट इट इज अ पल्पेबल मरमर। ये क्या है? पल्पेबल मरमर होता है। कभी कभार कुछ पेशेंट होते हैं उनमें राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होती है। क्या होती है? राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। वेंट्रिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो फिर जब वो पंप करता है तो वो एक प्रेशिंग इफेक्ट जो है ना वो डालते हैं हाथ पे, इसको पैरास्टर्नल हीव कहते हैं। हीव, HEAVE। ये आप लोगों ने वैसे YouTube पे जाकर देखे कि व्हाट इज हीव, हाउ टू चेक हीव, लेकिन पैरास्टर्नल हीव ये RVH, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में होता है। अगर एक पेशेंट आपका नॉर्मल है तो उसमें न थ्रिल्स होंगे न हीव होगा। ठीक है जी, बट हु नोज जो बंदा हम देख रहे हैं वो कार्डियक पेशेंट हो। समझ रहे कि नहीं? तो पल्पेशन के लिए गौर से सुने,
एक तो हम हार्ट वाल्व की लोकेशन को फोकस करते हैं, और दूसरा हम ये देखते हैं कि कोई पल्पेबल थ्रिल्स या पेरास्टर्नल हीव तो नहीं है। समझ गए क्या नहीं? ये हम किस पे चेक करेंगे? पल्पेशन पे चेक करेंगे। ये बात दोनों समझ गए क्या नहीं? तो पल्पेशन में हाउ व्हाट टू चेक? कार्डियक थ्रिल्स एंड पेरास्टर्नल हीव चेक करेंगे। दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। इसके बाद हम अस्कल्टेशन की तरफ आते हैं। अब देखिए, अगर एक स्टूडेंट है ना, वो अस्कल्टेशन करता है और वो स्टार्ट लेते हैं डायरेक्ट स्टेथोस्कोप रखता है, ये गलत होता है। पहले आपको एपेक्स ऑफ द हार्ट फिर से कंफर्म करना है, वहां पे स्टेथोस्कोप आप लोगों ने रखना है। तो अस्कल्टेशन में भी आप स्टर्नल एंगल से स्टार्ट करें, पहले गिन ले, और जब आपको पता चले कि यहाँ पे एपेक्स बीट होता है तो फिर वहां पे स्टेथोस्कोप रखना है। तो पल्पेशन के दौरान हम रिब्स काउंट करेंगे कि नहीं? इंटरकोस्टल स्पेसेस काउंट करेंगे, अस्कल्टेशन से पहले भी काउंट करेंगे। मैं भी बात समझ रहे कि नहीं? हम ब्लाइंडली स्टेथोस्कोप नहीं रखेंगे, हम ड्रामा करेंगे, एक्टिंग करेंगे, बट जो करेंगे ऐसा करेंगे स्टेप्स के साथ जो स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सेप्टेबल हो। समझ रहे कि नहीं? तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे जाएंगे और बिलो द निपल कहाँ तक पहुंचेंगे? 5th इंटरकोस्टल स्पेस तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आप जनाब रखेंगे ये डायफ्राम। क्या रखेंगे? डायफ्राम। और डायफ्राम रखने के साथ एट द सेम टाइम एक हाथ आप स्टेथोस्कोप के साथ पकड़ेंगे, दूसरा आपका कैरोट पे होना चाहिए। कहाँ पे? कैरोटेड होना चाहिए, ठीक है। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए करते हैं, करने से अच्छा इफेक्ट होगा, ना करने से इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। बट आप कहेंगे कि सर जो S1 S2 है वो कैरोटेड पल्स के साथ सिंक्रोनाइज होती है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने जस्ट एक हाथ इधर रखना है और एक उसकी गर्दन पे रखा था मैंने, क्या नहीं? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? फिर मैंने सेम डायफ्राम कहां पे रखा? ट्राइकस्पिड पे। फिर उसके लिए काउंटिंग की जरूरत तो नहीं है। इनिशियली एपेक्स ऑफ द हार्ट मालूम करने के लिए रिब्स काउंट करते हैं। वंस वी पुट स्टेथोस्कोप ऑन द एपेक्स ऑफ द हार्ट, फिर ट्राइकस्पिड रिमेनिंग अदर एरिया के लिए काउंटिंग की जरूरत तो नहीं है। फिर इसके बाद हमने ऊपर कहां पे रखा? दैट इज पल्मोनरी, और फिर एओर्टिक पे रखा। ये हमने सुनने के लिए S1 S2 हार्ट साउंड है कि नहीं। मैंने इसके एक साउंड दो मुझे सही सुनने को भी मिले, जो लुप डुप जैसा फीलिंग आती है, बट इसके लिए कूल और क्वाइट एनवायरनमेंट होना चाहिए, और आपका फोकस स्टेथोस्कोप की ईयर पीसेस के अंदर होना चाहिए कि मैं क्या सुनने जा रहा हूँ। अगर मैं रखता स्टेथोस्कोप हूँ, मैं देख उधर रहा हूँ, तो आप फोकस लूज करेंगे, आप जो है ना साउंड मिस कर जाएंगे। तो बहुत सेंसिटिव चीज है। और दूसरी बात, जो डिवाइस आप इस्तेमाल करते हैं वो इतना पावरफुल सेंसिटिव होना चाहिए कि वो हार्ट के अंदर एबनॉर्मल साउंड को पकड़ सके। समझ गए कि नहीं? अब ये चीज मतलब मार्केट में 300 का भी मिलता है और ये 80,000 का भी मिलता है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि इट ऑल अबाउट जो डिवाइस आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो कितना एफिशिएंट है। अगर वो अच्छा होगा तो आपको साउंड सुनने में मजा भी आएगा, और आप जो है छोटी सी छोटी एडिट साउंड भी सुन सकते हैं, ठीक है जी। बट मरमर सुनने के लिए आपको कार्डियोलॉजी के अंदर 4 से 5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और मरमर जो है प्रोफेसर लोग भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं। इसलिए तो हार्ट वाल्व का जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है वो इको है। क्या है? इको है, वो अस्कल्टेशन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। अब हमने तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट, हम तो बिगिनर है ना, MBBS इज अ बिगिनिंग, हम बिगिनर है, तो हमें बिगिनर की तरफ पे हमें जस्ट पॉइंट्स आने चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप लोगों ने 4 जगह देखे, और हमने किससे देखने हैं? डायफ्राम से। फिर हमने दोबारा चेक करने हैं किससे? बेल से। बताया है कि नहीं? अब मैंने जब बेल रखना है उसके लिए फिर जरूरी नहीं है कि आप दोबारा काउंट करें। क्लियर है कि नहीं? उसमें ये क्वेश्चन बनता है, उसमें काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं है। आपको पहले से पता है कि एपेक्स यहाँ पे भी था, तो आपने जब गौर किया था, जब मैंने इसका यहाँ पे बेल रखा ना, कहाँ पे? एपेक्स पे, तो फिर मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा उस तरफ मोड़ ले। बताया था कि नहीं? जब पेशेंट लेटा होता है और उसका ये साइड लेफ्ट होता है, कौन सा होता है? लेफ्ट। तो आप जब यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखते हैं एपेक्स पे, आस्क द पेशेंट टू मूव अ बिट लेटरली एंड लेफ्ट साइड पे मोड़े, मेरी तरफ नहीं उस तरफ मोड़े, क्योंकि आप राइट साइड पे है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और से सुने। तो जब पेशेंट इस तरफ मुड़ता है तो फिर पेशेंट की जो ब्लड फ्लो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। तो आप लोगों को पता है जो माइट्रल स्टेनोसिस का मरमर होता है, दैट इज बेस्ट हार्ट इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। तो आप लोगों को सर अगर ये पूछेगा कि आप मरीज को क्यों बताते हैं कि आप उस तरफ मोड़ ले, क्योंकि अगर इस मरीज को माइट्रल स्टेनोसिस है तो उसका मरमर हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ज्यादा अच्छा सुन सकते हैं। इसको कहते हैं माइट्रल एसेंशुएशन मैनूवर। मैनूवर मीन प्रोसीजर। समझ रहे क्या नहीं? एसेंशुएशन का मतलब होता है साउंड का क्लियर सुनना, इसका मतलब साउंड का बढ़ जाना। तो हमें माइट्रल वाल्व की जो मरमर है वो नॉर्मल पोजीशन में सुनने को नहीं मिलती, ये हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुनने को मिलती है। कौन सी में? लेफ्ट लेटरल। और एक बात आप लोगों ने नोट की है, मैंने आप लोगों को कल अपना वाकया सुनाया था कि मैंने कार्डियोवास्कुलर में एक्सपोजर नहीं कराई थी। बताया था कि नहीं? कुछ गलतियां की थी, मुझे पास इस चीज पे किया था कि आपको अच्छी चीजें पता है। हम एक ये करते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन बताते हैं और फिर कमांड देते हैं कि लंबी सांस ले। मैंने बताया था कि नहीं? लंबी सांस ले। फिर यहाँ पे कहा था छोड़ दे और रोक ले। बताया था कि नहीं? माइट्रल मरमर, माइट्रल वाल्व के जो मरमर है बेस्ट हार्ड व्हेन यू होल्ड एक्सपायरेशन, ये भी एग्जाम में आता है। तो जब आपको मैं कहता हूं कि लंबा सांस ले, छोड़ दे, रोक ले, देखे फिर बंदा रोक, एक्सपायरेशन में रोकना है। होल्ड द ब्रेथ एंड एक्सपायरेशन, माइट्रल मरमर बिकम मोर एसेंचुएटेड। समझ रहे क्या नहीं? तो एवी वाल्व कितने थे? एवी वाल्व 2। कौन कौन से? माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड। इन दोनों के मरमर
बेस्ट हार्ट ड्यूरिंग होल्डिंग एक्सपायरेशन, ये याद रखना है, समझ रहे क्या नहीं। ये हम किस में सुनते हैं, होल्डिंग एक्सपायरेशन। मरीज को कहते हैं लंबी सांस ले, और से सुने, लंबी सांस ले, छोड़ दे, रोक ले बीच में। अब रोकने के बाद उसको कहे रिलैक्स हो जाए, समझ रहे क्या नहीं। इसका मतलब यह है कि जब आप माइट्रल एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया पे मरमर के लिए सुनने को स्टेथोस्कोप रखते हैं, स्पेशली दिस बेल पार्ट, कौन सा, बेल, यू आस्क द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रेथ, देन एक्सपायर एंड होल्ड फॉर अ व्हाइल टू सी फॉर चेंजेस इन द मरमर। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग को याद रहेगा कि नहीं। तो माइट्रल वाल्व की मरमर लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे सुनते हैं और होल्डिंग एक्सपायरेशन में सुनते हैं। इसमें होल्डिंग एक्सपायरेशन लोग करते हैं, पास भी होके आते हैं, बट वो आखिर में कहते हैं सर पता नहीं कैसे पास हो गया, ब्लंडर मार के आया हूं, क्योंकि वो चीजें भूल जाता है कि मैंने साथ साथ एक कमांड, क्योंकि आपके हाथ और आपकी मुंह इसमें चलना चाहिए दोनों। ठीक है जी। इसके बाद दूसरी चीज क्या है, फिर मैंने इसको कहा कि ठीक है आप सीधा हो जाएं। अब एक चीज मैंने यहाँ पे आप लोग को करवाया नहीं, बट अगर आप करेंगे तो अच्छी बात है। अगर वो तब करेंगे, अब ये तो नॉर्मल फाइंडिंग था, अगर मुझे यहाँ पे मरमर सुनने को मिलता, क्या चीज, मरमर, फिर सेम बेल को मैं इसकी एक्सेला में रखता, क्योंकि माइट्रल रीगर्जिटेशन का मरमर रेडिएट टू दी एक्सेला, वो किधर जाता है, एक्सेला में जाता है। तो आप लोग अगर एक्सेला पे स्टेथोस्कोप रखते हैं तो आप सर को कहेंगे टू लुक फॉर रेडिएटिंग मरमर, किसके लिए, रेडिएटिंग मरमर। अब समझ गए क्या नहीं। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने नीचे क्विकली लिखना है MS, माइट्रल स्टीनोसिस, कौन सा, माइट्रल स्टीनोसिस, जल्दी लिखे शाबाश, 2-3-4 बातें बता रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं, टाइम इतना नहीं है, क्विकली लिखना है, ठीक है। माइट्रल स्टीनोसिस इज इक्वल टू मिड डायस्टोलिक मरमर, इसमें कौन सा मरमर है, मिड डायस्टोलिक मरमर। ये आप लोगों ने याद रखना है कि माइट्रल अगर स्टीनोसिस है तो उसमें जो मरमर होता है दैट इज मिड डायस्टोलिक मरमर, कि हम ये डायस्टोल की मिड में सुनते हैं। ठीक है जी। जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन जब वो मिड में पहुंचता है तो हमें एक क्लिक की साउंड आती है, तो मिड डायस्टोलिक मरमर सीन इन व्हाट, माइट्रल स्टीनोसिस। नीचे लेके MR, माइट्रल रीगर्जिटेशन, अगर किसी को क्या है, माइट्रल रीगर्जिटेशन, तो लेके होलोसिस्टोलिक मरमर, कौन सा, होलोसिस्टोलिक मरमर रेडिएट टुवर्ड एक्सेला, किसकी तरफ जाएगी, एक्सेला की तरफ जाएगी। ये बात समझ रहे क्या नहीं, होलोसिस्टोलिक मरमर रेडिएट टुवर्ड एक्सेला, ये किसके अंदर हम सुनते हैं, दैट इज ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन, ये इसका मरमर है। अब गौर से सुने, मैं आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये हाथ है ना, दिस इज माई हार्ट, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, क्या स्टार्ट किया है, कॉन्ट्रैक्शन, यहां तक आया, कॉन्ट्रैक्शन खत्म, नाउ द हार्ट फॉर अ व्हाइल बिकम रिलैक्स, ये क्या है, रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्स है। जो सिस्टोल डायस्टोल है ये रिपीटेडली होता रहता है। अब ये हार्ट यहां से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है और इधर से एक मरमर भी स्टार्ट होता है, गौर से सुने, स्टार्ट ऑफ द सिस्टोल से क्या स्टार्ट होता है, मरमर, और वो मरमर किसके साथ चलता रहता है, सिस्टोल, और जहां पे सिस्टोल खत्म होता है तो मरमर भी खत्म होता है। तो ऐसा मरमर जो सिस्टोल के स्टार्ट से आए और कहां तक जाए, एंड तक, इसको होलोसिस्टोलिक मरमर कहते हैं, HOLO, होलोसिस्टोलिक मरमर। या इसका दूसरा नाम पेन सिस्टोलिक मरमर है, PAN, पेन मीन इज अ होल, हम कहते हैं ना पेन कार्डाइटिस, समझ रहे क्या नहीं। तो पेन सिस्टोलिक या होलोसिस्टोलिक मरमर वो मरमर है जो थ्रू आउट द सिस्टोल हमें सुनने को मिले। ठीक है, रेडिएट टू एक्सेला, कहां पे जाता है, एक्सेला में जाता है। फिर इसके बाद आते हैं, देखिए हार्ट के 4 वाल्व में आप कार्डियोलॉजी उठाकर देखें, 2 वाल्व होते हैं जो कॉमनली अफेक्ट होते हैं, माइट्रल वाल्व यंग एजेस के अंदर, एयोटिक वाल्व ओल्डर एजेस के अंदर। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर मैंने जब इसका माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व चेक किया ना, हम ट्राइकस्पिड के लिए बंदे को ये नहीं बताते कि आप उस तरफ मुड़ लें, ये सिर्फ किस में होगा, माइट्रल में होगा। ट्राइकस्पिड आप बेल पर के बस बात खत्म। फिर मैंने 2 वाल्व सुनने के बाद, माइट्रल और ट्राइकस्पिड, AB वाल्व के बाद मैंने जब किस पे जाना था, एयोटिक या पल्मोनरी पे, सेमिलुनर पे, तो जब हम एयोटिक पे जाते हैं हम मरीज को कहते हैं आप बैठ जाए, याद है क्या नहीं, इसके मैंने क्या कहा, बैठ जाए। और मैंने जब एयोटिक एरिया के ऊपर ये बेल रखा है, कौन सा, बेल, तो फिर कहा थोड़ा सा आप आगे की तरफ झुके, थोड़ा सा, अगर ना भी बताइए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ, मैंने कहा लंबी सांस ले और रोक ले, बताया था क्या नहीं, उधर था लंबा सांस ले, छोड़ दे, रोक ले, क्लियर है क्या नहीं, क्योंकि माइट्रल और ट्राइकस्पिड साउंड बेस्ट हार्ट ड्यूरिंग होल्डिंग एक्सपायरेशन, और जो सेमिलुनर वाल्व है उनकी मरमर बेस्ट हार्ट ड्यूरिंग होल्डिंग इंस्पायरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको कहे लंबा सांस ले, रोक ले, फिर रिलैक्स हो जाए। अब समझ गए क्या नहीं। फिर मैंने पेशेंट को क्या कहा कि एयोटिक वाल्व के लिए आपको बिठाना पड़ता है, माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड हमें 45 एंगल पे चेक करना है, और एयोटिक और किसके लिए है, पल्मोनरी के लिए हमें पेशेंट को बिठा के मरमर सुनना होता है। फिर मैंने, अगर आप लोगों ने मुझे नोटिस किया होगा, फिर सेम कमांड मैंने पल्मोनरी के भी दिया, और आखिर में मैंने ये बिल जो है ये मैंने यहाँ पे भी रखा, नोटिस किया क्या नहीं, दैट इज आई वांट टू चेक आइदर एयोटिक स्टीनोसिस मरमर रेडिएट टुवर्ड कैरोटिड, कहां पे जाती है, कैरोटिड। इस तरह माइट्रल रीगर्जिटेशन मरमर ये एक्सेला में जाती है, तो एयोटिक वाल्व की जो स्टीनोसिस है उनमें जो मरमर है दैट इज रेडिएट टुवर्ड कैरोटिड। तो आप लोगों ने ये देखना है कि कैरोटिड की तरफ कोई एब्नॉर्मेलिटी या मरमर जाती है कि नहीं जाती। तो आप लोग अब 2 मरमर लिख चुके हैं, कौन कौन से, माइट्रल स्टीनोसिस, मिड डायस्टोलिक मरमर, और माइट्रल रीगर्जिटेशन होलोसिस्टोलिक। नीचे लेके एयोटिक स्टीनोसिस, अगर एक पेशेंट है उसका एयोटिक वाल्व जो है वो क्या है, नैरो है,
स्टीनोसिस है। तो आप लोग जहन में आप एक देखिए हाका ले आए कि आयोटिक वाल्व स्टीनोसिस के अंदर क्या होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आयोटिक, आयोटा, और कौन सा वाल्व होता है, आयोटिक। अगर वो नैरो है ना, तंग है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से ब्लड निकालने की कोशिश करेगा तो ब्लड तो निकलेगा नहीं, क्योंकि जगह तंग है, और ज्यादा जोर से जब ब्लड निकलने की कोशिश करेगा तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, तो हमें मरमर सुनने को मिलेगा। तो ये मरमर जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो होगा, जब कंट्रैक्ट होंगे, कंट्रैक्ट होंगे। तो ये सिस्टोलिक होगा कि डायस्टोलिक, सिस्टोलिक। और जब ब्लड आएगा तो होगा जब ब्लड निकलने की कोशिश करेगा खोलने से, तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। इसका नाम क्या है, सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। इसका मतलब यह है क्रीसेंडो डीक्रीसेंडो मरमर या सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। आप लोगों ने याद रखना है, इसको सिस्टोलिक क्लिक मरमर भी कहते हैं। तो आप लोग लिखे कि इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर या सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर, दैट इज हार्ट इन द आयोटिक स्टीनोसिस। और अगर ये हमें मिले पेशेंट के अंदर, दैट इज रेडिएट टुवर्ड कैरोटिड। कहाँ पे जाती है, कैरोटिड की तरफ जाती है। फिर इसके बाद लिखे एयोटिक रीगर्जिटेशन। कौन सा मरमर, एयोटिक रीगर्जिटेशन, उसको कहते हैं अर्ली डायस्टोलिक मरमर। कौन सा, अर्ली डायस्टोलिक मरमर। ये आयोटिक रीगर्जिटेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड आयोटिक रीगर्जिटेशन का जो मरमर है उसको आप लोगों ने लिखना है, दैट इज कॉल्ड अर्ली डायस्टोलिक मरमर। ये डायस्टोलिक मरमर होता है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने इधर सीखना है। देखें इधर एक चीज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे ये मैं लिख लेता हूँ एस, ये समझ रहे कि नहीं। अब जहन में आप लोगों ने खा के क्रिएट करना है, ये एस है, इसमें दो वाल्व ऐसे हैं जो स्टार्ट एस से होते हैं, सेमिलूनर वाल्व, याद है कि नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे वाल्व जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एस से। सेमिलूनर वाल्व की बात करेंगे तो कौन सा है, एक हमारा आयोटिक है और एक पल्मोनरी है, ऐसा है कि नहीं। अब इन दोनों वाल्व के ए से मसले, अब ये तो वाल्व है जो एस से स्टार्ट होते हैं, सेमिलूनर है। अब इनके ए से मसले, जिसका मसला भी कहाँ से स्टार्ट होता है, एस से। तो इसका मतलब इस वाल्व का वो मसला बताया जो एस से स्टार्ट होता है, दैट इज आयोटिक स्टीनोसिस। स्टीनोसिस एस से है कि नहीं, पल्मोनरी स्टीनोसिस। तो ऐसे वाल्व जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एस से, और उसके वो मसले जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एस से, तो उसके मरमर भी एस से आएंगे, वो सिस्टोलिक होंगे। इस तरह याद रखें, समझ रहे कि नहीं। उन वाल्व के जो मरमर है वो कहाँ से आएंगे, एस से। अब ऐसा करेंगे, आयोटिक स्टीनोसिस देखे ना, सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक, ये सिस्टोलिक मरमर है। तो ऐसे वाल्व जो कहाँ से स्टार्ट हो, एस से, तो वो सेमिलूनर होंगे ना। तो सेमिलूनर में क्या है, आयोटिक एंड पल्मोनरी है। तो उसके वो मसले जो कहाँ स्टार्ट हो जाए, एस से, स्टीनोसिस, तो उसके मरमर भी एस से होंगे, सिस्टोलिक मरमर होंगे। आसान है कि नहीं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हमने कौन सा पढ़ा है, आयोटिक स्टीनोसिस, उसका मरमर इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है। एग्जैक्टली पल्मोनरी स्टीनोसिस होने पे बहुत कम होता है, बट इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है। फर्क ये है कि एक मरमर हम सेकंड इंटरकास्टल स्पेस राइट साइड पे सुनते हैं और एक को लेफ्ट साइड पे सुनते हैं। दोनों का अस्कुल्टेशन पॉइंट अलग अलग है, बट दोनों की पैटर्न सेम है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। और एक फर्क ये है कि पल्मोनरी स्टीनोसिस का जो मरमर है सिस्टोलिक, वो रेडिएट नहीं करता, आयोटिक वाल्व का रेडिएट करता है टुवर्ड कैरोटिड। ये इसमें बस जस्ट फर्क है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने ये याद रखना है। अब आप लोगों ने ये सीखा, सेमिलूनर वाल्व के जो मसले एस वाले हैं स्टीनोसिस, मरमर भी क्या है, एस वाले है, वो सिस्टोलिक है। ये उल्टा है ए बी वाल्व के लिए, उसके जो मरमर मसले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एस से, तो उसके मरमर डी से होंगे, डायस्टोलिक। तो माइट्रल स्टीनोसिस देखे ना, वो तो मसला स्टीनोसिस का है, बट वाल्व तो सेमिलूनर नहीं है ना, तो फिर एस से स्टार्ट नहीं होगा, तो उसके स्टीनोसिस डायस्टोलिक मरमर होता है। मिड डायस्टोलिक बताया था कि नहीं बताया था, कि याद रखे कि जिस वाल्व के अंदर एस आता है सेमिलूनर, तो उसके मसले में अगर एस आएगा स्टीनोसिस, तो उसका मरमर भी एस से होगा, और इसका उल्टा फिर ए बी वाल्व के लिए है। आप ए बी वाल्व देखे, जहाँ पे रीगर्जिटेशन है तो वहाँ पे सिस्टोलिक है, जहाँ पे स्टीनोसिस है तो डायस्टोलिक है, और यहाँ पे सेमिलूनर वाल्व में क्या है, आयोटिक एंड पल्मोनरी है। इनकी स्टीनोसिस में सिस्टोलिक है और रीगर्जिटेशन में डायस्टोलिक मरमर होता है। अब समझ गए कि नहीं। एक कंडीशन है वीएसटी, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, उसमें भी सिस्टोलिक मरमर होता है, होलो सिस्टोलिक मरमर, ठीक है, लेकिन वो कहीं पे रेडिएट वगैरह नहीं करते, ठीक है जी। ये इंपोर्टेंट है। और ये ट्राइकस्पिड एरिया, और ट्राइकस्पिड क्या है, पल्मोनरी आयोटिक, और ये माइट्रल ट्राइकस्पिड ए बी वाल्व है ना। तो जो मेन मरमर है माइट्रल रीगर्जिटेशन का होलो सिस्टोलिक, इसी तरह ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन में भी होता है। लेकिन एग्जामिनर दो पूछता है, माइट्रल एंड आयोटिक। ट्राइकस्पिड वाल्व उन लोगों में अफेक्ट होते हैं जो आईवी ड्रग अब्यूजर होते हैं। क्या होते हैं, आईवी ड्रग। आप लोगों ने सुना होगा कि डोंट ट्राई अ ड्रग, इफ यू ट्राई अ ड्रग द ड्रग विल ट्राई मीन ट्राइकस्पिड वाल्व डैमेज। समझ गए कि नहीं। इसका मतलब यह है कि जो ड्रग अब्यूजर होते हैं वो जब ड्रग इंजेक्ट करते हैं, मुझे बताए वो आर्टरी में करते कि वेन में, वेरी गुड, वेन में, तो वो ड्रग वेन के जरिए या तो सुपीरियर वीना केवा में जाएगा और वो राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो कौन सा वाल्व फेस करेगा, ट्राइकस्पिड। सो ड्रग इनिशियली फेस ट्राइकस्पिड वाल्व, इसलिए कहते हैं आईवी ड्रग अब्यूजर में द कॉमनली वाल्व अफेक्टेड इज ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है जी। माइट्रल वाल्व डैमेज का कॉमन काज रूमेटिक हार्ट डिजीज है। क्या है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक फीवर अगर हो जाए उसके बाद हार्ट के मसले आते हैं। और आयोटिक वाल्व स्टीनोसिस का मेन मसला कैल्सिफिकेशन है। क्या है, कैल्सिफिकेशन है। तो कैल्सिफिकेशन, एक्सेस कैल्शियम डिपोजिशन ऑन एयोटिक वाल्व कैन कॉज एयोटिक वाल्व स्टीनोसिस। ये इसके अंदर सारा का सारा वाइवा है जो आप लोगों ने यहाँ से क्लियर करना है, ठीक है जी। फिर एक है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, नाम सुना है क्या नहीं।
पीडीए के अंदर लिखे मशीनरी मरमर। क्या होता है? मशीनरी मरमर। अब गौर से सुने, अब यहां से हार्ट का क्या स्टार्ट होता है? एवरीवन, सिस्टोल। सिस्टोल स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हार्ट क्या हो गया? रिलैक्स। फिर सिस्टोल स्टार्ट हो गया, फिर रिलैक्स हो गया। अब ये मरमर है, और से सुने, ये कहाँ से स्टार्ट हो गया? सिस्टोल से, और यहाँ पे फिर क्या स्टार्ट हो गया? हार्ट का, और क्या है? मरमर चल रहा है। तो ऐसा मरमर जो हार्ट के सिस्टोल में भी हो और हो, तो मतलब वो रुकता नहीं है, मशीन है, मशीन की तरह चलता रहता है, तो मशीनरी मरमर है। इसको कंटिन्यूअस मरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस मरमर। तो कंटिन्यूअस मरमर विच इज हार्ट थ्रू सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो कंटिन्यूअस मरमर या मशीनरी मरमर, हाल मार्क ऑफ पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है जी। तो ये अगर आप लोग इतना प्रॉपर तरीके से याद करके परफॉर्म कर जाएंगे तो कोई बंदा नहीं है जो वो फेल हो जाएगा। ठीक है जी। आप लोगों से अगर आप स्टेथोस्कोप रखेंगे, आप उसको कहेंगे उस तरफ मुड़े, इस तरफ देखे, तो पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है जी। और इसके वाइवा में आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए। आप लोगों ने यहाँ से वीडियो बनाई, यहाँ से आप लोगों ने टिप्स देखे, फिर घर जाके इसको आप लोगों ने परफॉर्म करना है। और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वाइवा के लिए, इस पे आप लोगों का कमांड होना चाहिए। ठीक है जी। ये जरूरी है। अगर आप लोग इसको परफॉर्म करेंगे बेहतर तरीके से तो इंशाल्लाह आप लोग की जो एग्जाम है वो आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है जी। इधर आइए काशिफ भाई। अब लिखे एग्जामिनेशन ऑफ अपर लिम। अब हम डिस्कस करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इंस्पेक्शन में 4 चीजें बताए थे। कितने? पल्स देखना, बीपी का पूछना, शिमराट विंडो और जेबीपी। ये 4 चीजें आप लोगों को नहीं भूलनी। फिर इसके बाद हम पाल्पेशन में कार्डियक थ्रिल चेक करते हैं और पैरास्टर्नल हीव चेक करते हैं, और अस्कुल्टेशन में नॉर्मल साउंड विद मरमर सुनते हैं। ठीक है। माइट्रल एरिया की मरमर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुनते हैं, अनहोल्डिंग एक्सपायरेशन। और जो सेमिलूनर वाल्व है एयोटिक, उसकी मरमर बैठ के सुनते हैं, अनहोल्डिंग इंस्पायरेशन। ठीक है जी। और मैंने ये भी बता दिया कि कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सी मरमर आती है। ठीक है जी। ये आप लोगों को जस्ट उस दिन अगर वो पूछे कैन यू टेल मी द मरमर्स ऑफ माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, कैन यू टेल मी व्हिच वाल्व कॉमनली अफेक्टेड, हाउ मेनी वाल्व इन द हार्ट वी हैव? 4। उनमें से कॉमन वाल्व टू अफेक्टेड इज माइट्रल वाल्व। द मोस्ट कॉमन वाल्व रिगार्डिंग इंसिडेंस इन द हार्ट प्रॉब्लम टू अफेक्टेड इज माइट्रल। इसके बाद सेकंड नंबर पे लेके अयोटिक वाल्व। कौन सा? अयोटिक वाल्व। थर्ड नंबर पे ट्राइकस्पिड वाल्व। लीस्ट कॉमन इज पल्मोनरी वाल्व। ठीक है जी। तो सबसे आखिर पे पल्मोनरी वाल्व ज्यादातर अफेक्ट होता है। पल्मोनरी वाल्व, अगर एक बच्चा है, उसका उम्र 2 साल है, 3 साल है, और उसका जो पल्मोनरी वाल्व है वो अंदर से नेरो है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर बच्चों में पल्मोनरी वाल्व का नेरो होना, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट होता है। ठीक है जी। टेट्रा का मतलब क्या है? 4। एनीवन कैन टेल मी 4 थिंग्स इन टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट? हाँ, एक मिनट। ओवरराइडिंग ऑफ एयोर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड वीएसडी। अब देखिए आप लोगों ने इस तरह याद रखना है, PROV, इससे क्या बनता है? प्रूफ। क्या बनता है? प्रूफ। PROV, P फॉर पल्मोनरी स्टेनोसिस, R फॉर राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, VO फॉर ओवरराइडिंग ऑफ एयोर्टा एंड V फॉर VSD। इन बच्चों के अंदर अगर आप एक्सरे करते हैं उसमें बूट शेप अपीयरेंस ऑफ द हार्ट होता है। क्या होता है? बूट शेप। तो बूट शेप अपीयरेंस ऑफ द हार्ट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट। ठीक है। इसको साइनोटिक स्पेल या साइनोटिक मतलब जब ये जाते हैं और उनको जो साइनोसिस के अटैक्स आते हैं तो फिर ये हमारे पास स्क्वीजिंग पोजीशन में जाते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन कहते हैं, स्क्वाटिंग करते हैं। ठीक है जी। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट वेरी वेरी कॉमन डिजीज, और ऐसा डिजीज जिसमें भी बच्चा साइनोस होता है और उसमें एक शेल, जिसका अंडे का जो कवरिंग होता है एक शेल शेप अपीयरेंस होता है, वो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल होता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल, इसका मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल से इयोटा निकलती है वो राइट साइड पे जाए, और राइट से जो पल्मोनरी ट्रंक निकलती है वो लेफ्ट साइड पे। तो ग्रेट वेसल ने अपनी पोजीशन ट्रांसपोजिश की है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल के दोनों वेसल की पोजीशन का चेंज होना, इसको ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज या ग्रेट वेसल कहते हैं। ये उन बच्चों में कॉमन होता है जिनके मदर्स को डायबिटीज होती है। क्या होती है? डायबिटीज होती है। ठीक है जी। चलिए जी, आप टेक लगाएं। अब इसके बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ दी अपर लिम, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर दी अपर लिम। तो हमने अपर लिम में बताया था कि अब इसमें हमने क्या एग्जामिन करना है, क्या कौन कौन सी चीजें देखनी है और कौन कौन सी चीजें हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अपर लिम एग्जामिनेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं। चलिए जी, अब मुझे एक बल पॉइंट दे दें। ठीक है, ओके जी। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग अगर वीडियो लेना चाहे, बाद में देखना चाहे, तो आप लोग ये स्टेप बार बार घर में जाके, रूम में जाके दोबारा परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, एक मिनट, इसमें जो जो चीज़ मैं करूँगा अपने आप से पूछे कि कल मैं प्रेजेंट सर अब क्या करने लगा है। अगर आप उसको रिपीट कर सकते हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने अच्छा गेन किया है। ठीक है जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मुझे प्रोफेसर साहब ने कहा कि यू कैन एग्जामिन द पेशेंट फॉर अपर लिम। ठीक है जी। तो मैं अब पेशेंट के पास आता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली है और उस टीम का हिस्सा जो आपका मुआयना कर रही है। आपका नाम? जी काशिफ साहब। आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से। जी, आज प्रोफेसर साहब ने मुझे आपके दोनों हाथों का मुआयना करने के लिए कहा गया है। इस मुआयने के दौरान मैं देख के कुछ चीज़ें मुआयना करूँगा और कुछ आपको टेस्ट बताऊँगा, और उस तरीके से आपने वो टेस्ट करने हैं जो आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुआयने के दौरान तावन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
काशिफ साहब आप लेट जाइए 45 एंगल, ठीक है। और इस मुआयने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी शर्ट उतार दें, ठीक है, ताकि आपका जो मुआयना है वो अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाए। तो आप इजाज़त देते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब आप रिलैक्स हो जाए, अपने दोनों हाथों को इस तरह सीधा रखें और मेरी तरफ देखें। हाथ ऐसे करें, हाथ बेड पे नीचे रखें, थोड़े से उठाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप लेटे रहें, हाथ सीधे रखें। ठीक है, अब काशिफ साहब मुआयने को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। दौरानी टेस्ट अगर आपको किसी किस्म का दर्द वगैरह हो तो आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। ये हाथ मैंने, हाथ को ढीला छोड़ दे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। ठीक है, ये हाथ दे दें, ढीला छोड़ दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब काशिफ साहब ऐसा करना है कि मैं आपको अब ये बताऊंगा। देखिए, ये आपकी दाएं हाथ की बड़ी उंगली है। अब आप इसको देखें, ये इसका ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। अभी मैं आपको कहूँगा कि आपने आंखें बंद करनी है। अब मैं ये जिस हिम्मत में इसको मूव करूँगा आपने वो बताना है। जब तक मैं ना कहूँ आपने आंखें नहीं खोलनी, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आंखें खोले। अब काशिफ साहब ये आपके बाएं हाथ का बड़ी उंगली है, ठीक है जी। अब देखिए इसको आपने देखना है। इसको देखे, ये इसका ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे है। तो आपने जो मैं कहूँगा कि ऊपर है या नीचे, इसी वर्ड में आपने मुझे बताना है, ठीक है। अपनी आंखें बंद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अपनी आंखें खोले। अब मैं आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बताऊँगा, वो बहुत ज़रूरी है आपके मुआयने के लिए, ठीक है। अपने दाएं हाथ का जो उंगली है ये वाली, ये आपने मेरे उंगली के साथ टच करना है और फिर उसी वक्त आपने नाक के साथ टच करना है, ठीक है जी। तो ठीक है, अब सेम टेस्ट आपने इसी हाथ से दोबारा दोहराना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपको कोई दर्द वगैरह तो नहीं है? ठीक है। अब काशिफ साहब आप अपने हाथों को ऐसे करें, ठीक है। अब मैं आपके हाथ को बाहर की तरफ खींचूंगा, आपने अंदर की तरफ खींचना है, ठीक है। अब आप बाहर की तरफ खींचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब अपने हाथ, अपने रिस्ट को ऐसे करें, ऐसे अंदर की तरफ खींचें, बाहर की तरफ खींचें, ठीक है। अपने उंगलियों को ऐसे खोल दें, अंदर की तरफ खींचें, ठीक है, खींचें, ठीक है। उंगलियों को बिल्कुल साथ मिलाएं, बाहर की तरफ खींचें, ठीक है, अंदर की तरफ खींचें, अंदर की तरफ खींचें, उंगलियों को साथ मिलाएं, बाहर की तरफ खींचें, ठीक है। अब आपने इस उंगली को, मतलब यह है कि अंदर की तरफ खींचना है, अंदर की तरफ खींचें, बाहर की तरफ खींचें, ये वाली उंगली अंदर की तरफ खींचें, बाहर की तरफ खींचें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब मज़ीद 2-3 टेस्ट रहते हैं, अब मैंने वही करने हैं, ठीक है जी। अब काशिफ साहब ये देखें, ये एक रुई है और ये रुई मैं आपके हाथ के साथ टच कराता हूँ और आपको ये फील होता है। अभी ये मैंने आपके हाथ के मुख्तलिफ जगहों पे रखना है, जहाँ जहाँ पे आपको ये महसूस होगा आपने यस करना है, ठीक है। हाथ थोड़ा सा ऊपर करें, ठीक है। अब अपनी आंखें बंद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप आंखें खोलें। अब देखें, इस आले का ये वाला जो सिर है ये थोड़ा सा चुभने वाला है, ठीक है, शार्प है। अब महसूस कर रहे हैं। अभी अब मैं दोबारा उसी जगह पे रखूंगा और आपने आंखें बंद करके मुझे बताने, ठीक है जी। ठीक है, रिलैक्स हो जाएं। अब मैं दूसरे हाथ का भी सेम मुआयना करूंगा, ठीक है जी। तो जहाँ जहाँ पे मैंने ये पहले रुई रखी है, फिर ये जो थोड़ा सा शार्प एंड वाला आला है वो रखा है, तो जहाँ जहाँ पे आपको ये रखा है आपको सब जगहों पे महसूस हुआ है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी काशिफ साहब मैं आपके कुछ आखिरी 2 टेस्ट रहते हैं वो करने लगा, ठीक है। आप रिलैक्स बैठ जाइए, थोड़ा सा हाथ को ना ऐसे करें, ठीक है। ठीक है, ये हाथ दे दें, रिलैक्स करें। ठीक है,
ठीक है। मैं अपना मुआयना मुकम्मल कर चुका हूँ, आपके तावन का बहुत शुक्रिया। टुडे आई एग्जामिन द पेशेंट फॉर अपर लिम्ब एग्जामिनेशन। माई पेशेंट नेम इज काशिफ, एज 25, बाई रेजिडेंस ऑफ इस्लामाबाद। On my inspection, there is no skin changes, no scar or any lesion regarding upper limb. No muscle wasting, no involuntary movement or tremor were noted. So for me, normal inspection was noted. During my power checking, all muscles power are intact. Regarding proprioception, the patient joint position for proprioception on both sides was normal. And regarding sensory function, pinprick sensation and light sensation both are intact. And both reflexes, bicep tendon reflex and tricep tendon reflex is also normal. So there is no reflex changes like hyperreflexia or hyporeflexia. So this is for me a normal न्यूरोलॉजिकल अपर लिम्ब एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो आप लोगों ने इस तरह करना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि नहीं? इसमें बात वही आई है ना, कोई चीज मिस हो गया है? हाँ, कौन सा? नहीं, देखिए हमने कहा था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन या डिस्क डायडिको काइनेसिया, फिंगर नोज, ये एग्जैक्टली हम सेरेब्रल रीजन में करते हैं। आपने एक टेस्ट भी करवाया, आपने फिंगर नोज नहीं करवाया, डिस्क डायडिको काइनेसिया करवाया, फिर भी आप ठीक है। मतलब दोनों जरूर नहीं है, एक करवाया, इससे आप कोऑर्डिनेशन चेक करते हैं कि पेशेंट का कोऑर्डिनेशन इंटैक्ट है कि नहीं है। समझ गए कि नहीं? जो पहले मैंने इसके हाथ में लाया, ये क्या था? ये टोन, क्या चीज? टोन, ताकि मैं देखूं कि इसके हाथ, देखिए टोन चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। एक हाथ से इसका ये एल्बो पकड़ना है और एक हाथ इसके साथ मिलाना है, थोड़ा सा फ्लेक्स करके इसको मूव करना है और फिर ऐसे भी करना है। ठीक है, ताकि इसकी हाथ फ्लेक्स हो रही है कि नहीं। फिर इसको कहो कि ये हाथ मिलाए, देखें, और फिर यहाँ से पकड़ें, फिर इसके साथ इसका टोन चेक करें और फिर ये मूव करें। मेरी बात समझ रहे? दैट इज कॉल्ड टोन्स। फिर इसके बाद हमने चेक किया इसकी कोऑर्डिनेशन टेस्ट। कोऑर्डिनेशन में एक टेस्ट मोर देन एनफ है, दो करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन है। नंबर 1 फिंगर नोज टेस्ट करेंगे, इसकी जो अपर लिम्ब के हिसाब से इसकी कोऑर्डिनेशन है वो ठीक है कि नहीं, और डिस्क डायडिको काइनेसिया चेक करेंगे। रैपिड मूवमेंट ऑफ द हैंड, अगर पेशेंट ना कर सके तो वो डिस्क डायडिको काइनेसिया है। तो हम ये कर सकते हैं पेशेंट से, और फिंगर नोज टेस्ट, ये दोनों हम किसके लिए करेंगे? कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है जी। फिर मैंने कहा कि अंदर हाथ खींचे, बाहर हाथ खींचे, ऑल अबाउट पावर, ये किसके लिए है? लेकिन सर आपको रुकाएगा, ऐसे करे, और मैं इसको कहता हूँ कि अंदर की तरफ खींचे। और से सुने सारे, आई एम चेकिंग द फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। क्या चेक कर रहा हूँ? फ्लेक्शन। इसको मैं कहता हूँ बाहर की तरफ। अगर इसको मैं छोड़ता हूँ ना, ये ऐसे जाएगा ना, इसका मतलब ये एल्बो एक्सटेंड कर सकता है। तो ये मैं फ्लेक्शन चेक कर रहा हूँ, ये मैं एक्सटेंशन चेक कर रहा हूँ। फिर मैंने इसको ये कहा कि ऐसे करें। जब वो ऐसे करता है तो अंदर की तरफ खींचना ये एक्सटेंशन है, और इस तरफ मेरी तरफ खींचना ये फ्लेक्शन है। अगर मेरी तरफ खींचेगा तो ऐसे आएगा ना, ये फ्लेक्शन ऑफ द रेस्ट है, और अगर अपनी तरफ खींचेगा ये एक्सटेंशन ऑफ द रेस्ट होता है। मेरी बात समझ गए? अगर इसका रेडियल नर्व इंजरी होता तो वो अपनी तरफ रेस्ट ज्वाइंट को ना खींच पाता, क्योंकि उसमें रेस्ट ड्रॉप होता है। ठीक है जी। फिर मैंने इसको कहा कि अपनी उंगलियों को खोल दें। मैंने जब यहाँ पे हाथ रखा, अंदर की तरफ ये खींचता है, मुझे फील होता है यहाँ पे, ये मैं फिंगर एडक्शन चेक करता हूँ, एडक्शन। फिर यहाँ पे क्या चेक करेंगे? फिंगर एडक्शन चेक करेंगे। फिर मैंने कहा अंदर की तरफ ले जाए और बाहर की तरफ, तो ये मैं थंब एबडक्शन एडक्शन भी चेक करता हूँ। सब लोग को ये चीजें पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज किसके लिए चेक कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर दी पावर ऑफ द मसल्स। ये क्या है? पावर ऑफ द मसल्स। फिर हमने लाइट सेंसेशन चेक की है, वो अपने रुई की मदद से, कोई सॉफ्ट सी चीज होती है उसके जरिए करना है। फिर आपने पिन प्रिक सेंसेशन चेक की है। ठीक है जी। तो याद रखे, जो रुई के जरिए लाइट सेंसेशन, कौन सी? इसके लिए अगर किसी ने एमसीक्यूज लिखना है, ये डोर्सल कॉलम ट्रैक का फंक्शन होता है। कौन सा? डोर्सल कॉलम। तो अगर आप लोगों से सर ये पूछता है कि लाइट सेंसेशन अगर इंटैक्ट है तो इस पेशेंट का कौन सा कॉलम कार्य करता है? डोर्सल कॉलम ट्रैक। कौन सा? डोर्सल कॉलम। और जो हमारे पास दूसरा है पेन प्रिक है, या क्रू टच हो गया, ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक करता है। कौन सा? स्पाइनोथैलेमिक। तो एक स्पाइनोथैलेमिक है और एक डोर्सल कॉलम ट्रैक। तो डोर्सल कॉलम ट्रैक कैरी द फाइन सेंसेशन, वेरी लाइट टच, फाइन सेंसेशन, और स्पाइनोथैलेमिक क्रू टच, और ये जो हमारे पास पिन प्रिक सेंसेशन है वो लेके जाती है। तो डोर्सल कॉलम इज असेंडिंग ट्रैक, और स्पाइनोथैलेमिक भी क्या है? असेंडिंग ट्रैक। और जो चीज असेंडिंग है दे कैरी सेंसेशन, ये क्या कैरी करती है? सेंसेशन कैरी करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं? ये हमने अपर लिम्ब, और फिर अपर लिम्ब के अंदर इससे हमने जनाब क्या करवाया कि पावर भी चेक किया, और फिर इसको हमने आंखें बंद करवाए और हमने प्रोप्रियोसेप्शन चेक किया है। क्या क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन। कि देखिए आपकी बड़ी उंगली का ये ऊपर है, ये नीचे है। फिर पेशेंट को बताया कि आंखें बंद करके बताना है। एक साइड का बता दिया, फिर दूसरे साइड की उंगली उसको दोबारा दिखानी है कि आपके दाएं हाथ की बड़ी उंगली है, ये इसका ऊपर है और ये इसका नीचे है। फिर वो दोबारा आंसर करेगा, दोबारा आस्क द पेशेंट टू क्लोज द आई, फिर वो दोबारा करेगा। एक चीज याद रखे, अगर आप इसको कहेंगे हम आई क्लोज कराएंगे दो जगहों पे, प्रोप्रियोसेप्शन और सेंसेशन। किसके अंदर? सेंसेशन। बताया था कि नहीं? अगर इसको हमने रुई टच किया है ना, रुई इधर टच किया है मिसाल के तौर पे एक हाथ पे, तो हमने एट द सेम टाइम दूसरे हाथ से भी करना है। दोनों हाथ करने के बाद उसको कहे आंखें खोले। अब देखिए एक आला है जो थोड़ा सा चुभता है, मतलब ये शार्प है, तो उसको दोबारा फील करा के दोबारा कहें कि अभी आप आंखें बंद करें और मुझे बताएं। ठीक है जी, ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने करना है।
जो यूएसएमएलई यूके या प्लेब के अंदर एग्जाम होते हैं ना, थोड़ा सा इसके स्टैंडर्ड में एक चीज़ होता है, वो मैं भी बताता हूँ। ट्यूनिंग फोर्क इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क आपके पास है, गौर से सुने। आप इसकी फ्रांक्स को स्ट्राइक करते हैं। फ्रांक जो है जब वो वाइब्रेट करता है तो आप इस पेशेंट की बोनी प्रोमिनेंसी पे रखते हैं, यहाँ पे बोन पे, तो वो जब हैंडल रखते हैं तो पेशेंट को वाइब्रेशन फील होगी क्या? नहीं। एंड वाइब्रेशन इज अ टाइप ऑफ सेंसेशन। तो वाइब्रेशन फील कराने के लिए हम हैंडल ऑफ ट्यूनिंग फोर्क भी रख सकते हैं इन दी बोनी प्रोमिनेंसी ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है जी। तो अगर सर ये कहे ना कि ठीक है लाइट सेंसेशन, पिन प्रिक सेंसेशन इज ओके, हाउ टू चेक वाइब्रेशन, देन वी हैव टू यूज ट्यूनिंग फोर्क। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्यूनिंग फोर्क। तो नीचे लेके फॉर वाइब्रेशन पर्पसेस वी यूज ट्यूनिंग फोर्क, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं होता। ठीक है जी। ये यहाँ पे चेक नहीं कराया जाता, मतलब ये बाहर के मुल्कों में जो स्टैंडर्ड ओस्कीज होते हैं उनके अंदर चेक कराया जाता है। ठीक है जी। तो वाइब्रेशन हम किससे चेक कराते हैं? ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट से कराते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ऐसा ना ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक करने के बाद कान के पीछे रखें, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है। वो रेनी टेस्ट एंड वेबर टेस्ट है जो ENT में करते हैं। ये हम वाइब्रेशन फॉर द अपर लिम्ब चेक करते हैं। ठीक है जी। ये हमने फिर इसके बाद ये जो हैमर है, रिफ्लेक्स, दो चीज़ें हैं। रिफ्लेक्स अब और से सुने, आपने जस्ट इसको जनाब क्या करना है? सेम जगह पे उसको स्ट्राइक करना है। ये जो बाइसेप टेंडन है इस पे एक उंगली रख के अपने उंगली से आपने इसको स्ट्राइक करना है। आपसे ये पूछेगा बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू बताए। C5 C6 क्या होता है? C5 C6। और एक लिखे ट्राइसेप रिफ्लेक्स, वो हम पीछे से इस तरह देखते हैं। तो जब आप देखें ये मेरा इनवॉलंटरी जाता है क्योंकि ये हाथ बाहर की तरफ फेंकता है, तो ये C7 है। क्या है? C7। ट्राइसेप कौन सा है? C7। और बाइसेप C5 C6 होता है। एक रिफ्लेक्स स्टैंडर्ड ओस्की में चेक किया जाता है, फिर भी ये पाकिस्तान के प्रोटोकॉल में नहीं है, वो प्रोनेटर रिफ्लेक्स होता है। कौन सा? प्रोनेटर। वो यहाँ पे मारते हैं, वो भी बाइसेप जैसा C5 C6 होता है। तो प्रोनेटर रिफ्लेक्स C5 C6, बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स C5 C6 और ट्राइसेप C7। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। एक चीज ये है, और से सुने, अगर एक पेशेंट है ना, इधर देख के फोकस करे, आप उसको इंस्पेक्शन के लिए कहते हैं ना कि आप अपने हाथ ऐसे करें। जब आप उसको कहते हैं, मैंने उसको कहा कि हाथ थोड़े से आप ऊपर करें ना बेड से, इसकी वजह यह है कि वो पावर इतना है कि अपने हाथ को होल्ड कर सके कि नहीं। पेशेंट कोई पैरालाइज तो नहीं है, ये भी आप लोगों ने देखना है। दूसरी बात, जब वो इधर देखे, ये जो हाथ है ना, इसका जो फ्रंट है ये, अब ये जो है दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल सुपिनेशन। ये क्या है? सुपिनेशन। ये सुपाइन है। और अगर इस हाथ को मैं नीचे करूंगा, ये क्या है? प्रोनेशन है। व्हेन दिस पाम इज फेसिंग अपवर्ड दैट इज सुपिनेशन, एंड व्हेन दिस इज फेसिंग डाउनवर्ड दैट इज प्रोनेशन। पेशेंट को कहे देखे ऐसे करे, हाथ ऐसे करेगा। कुछ लोग होते हैं उनकी ये एक में से एक, दो में से एक हाथ, वो आहिस्ता आहिस्ता 5-6 सेकंड के बाद जो है ना किधर जा रहा होता है? नीचे। और क्या हो रहा है? उल्टा। अब ये सुपिनेशन से किसकी तरफ जा रहे हैं? इसको प्रोनेटर ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनेटर ड्रिफ्ट, DRIFT। ये भी मतलब ऑस्की के अंदर बड़े बड़े ऑस्कीज में होता है प्रोनेटर ड्रिफ्ट। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये हमें ये बता रहे कि पेशेंट कैन होल्ड द हैंड फॉर अ व्हाइल इन सुपाइन पोजीशन और नॉट। तो अगर इससे एक हाथ नीचे जाए और उल्टी होती रहे तो ये प्रोनेटर ड्रिफ्ट कहलाता है। ठीक है, DRIFT इसको हम कहते हैं, प्रोनेटर ड्रिफ्ट। ठीक है जी। हाँ, मतलब हाथ ऐसे होल्ड करने से अगर हमें कोई कहे 1 मिनट तक, तो हम होल्ड कर सकते हैं। कुछ लोगों में हाथ जो है एक इंजरी की वजह से, मतलब डिफरेंट ट्रैक की प्रॉब्लम से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही होता है, आहिस्ता आहिस्ता मुड़ रहा होता है। तो अगर एक हाथ नीचे डाउनवर्ड जाके वो टर्न करे तो उसको प्रोनेटर ड्रिफ्ट पॉजिटिव कहते हैं। ड्रिफ्ट से मुराद डाउनवर्ड एंड टर्निंग, प्रोनेशन की तरफ प्रोनेटर ड्रिफ्ट कहलाता है। ये इंस्पेक्शन में हम देखते हैं। किसमें? इंस्पेक्शन है। अब जब कहते हैं कि हाथ थोड़ा सा बेड से ऊपर करे, तो दो चीजें कि आया उसमें इतना पावर है कि वो हाथ को होल्ड कर पाए, और प्रोनेटर ड्रिफ्ट है कि नहीं है। ठीक है जी। इसके लिए हम इंस्पेक्शन में कराते हैं। आप समझ गए कि नहीं? तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द अपर लिम्ब एग्जामिनेशन। ठीक है, टाइम कितना हुआ है? घंटा हो गया? हाँ, ओके। इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो भी इसी तरह है, लोअर लिम्ब वाला। वो कल वाले एग्जामिनेशन के साथ मैं कराऊंगा 5 मिनट में। ठीक है जी। उसमें तो पावर वगैरह सब कुछ चेक करेंगे, लेकिन उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो हम चेक करेंगे। आज आप लोग का सबसे बेहतरीन स्टेशन प्रीकार्डियम है। समझ गए कि नहीं? वो सब ने अच्छा करना है, सब ने जाके परफॉर्म करना है। जो अच्छा करेगा शायद वो मैंडेटरी स्टेशन भी हो सकता है। तो आप लोगों ने प्री कार्डियम को जितना टाइम दिया उतना इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको फायदा होगा। ठीक है जी। तो प्री कार्डियम शुड बी ऑन द फिंगर टिप्स। बोल्ड करके करे, स्टेप्स अच्छे करे, और अपर लिम्ब एग्जामिनेशन तो सीखने इतना मुश्किल नहीं है, लोअर लिम्ब भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। बट जो प्री कार्डियम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अभी 15 मिनट ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट स्टेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल के स्टेशन में जो हम करेंगे उसके साथ लोअर लिम्ब को हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है जी।